हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन साज स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर को बेसिक से स्टैंडर्ड तक समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर बात की जाए, देखो, अगर बात की जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो पहले हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। इसका जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की जो वीडियो है वो पहले से अपलोड कर दी गई है, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि देखो बच्चों, अगर पृथ्वी के बारे में बात की जाए तो आप सभी को पता है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है या जीवन विद्यमान है। ठीक है, अब बोलोगे आप भाई सौरमंडल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। देखो, मैंने आपको बताया था हमारे सौरमंडल का सबसे पहला तारा कौन सा है, सूर्य है, फिर आपका जो बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो सारे ग्रहों की है, तो ये सारे ग्रह क्या है बच्चों, इन्हें कहते हैं सौरमंडल। ठीक है ना। और सौरमंडल में हमारा जो पृथ्वी होती है वो तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, और एकमात्र इसी पर ही क्या है, जीवन संभव है। आगे बात करते हैं, इसके साथ साथ क्या है बच्चों, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। भाई नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 71% क्या है बच्चों, पानी है, और 29% जो है हमारी पृथ्वी पर वो क्या है बच्चों, आपका भूमि है या भूखंड है। ठीक है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर हमारा जो ग्रह है वो नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो बच्चों याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी के अगर आंतरिक संरचना को पढ़ना है या समझना है तो इसके लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के बारे में समझने के लिए इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है बच्चों, देखो, पहला स्रोत है बच्चों जैसे प्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, आप सभी को पता है पृथ्वी के गहराई में तो हम लोग नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं, एक है हमारा प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष कैसे है बच्चों, जैसे खनन। खनन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कैसे, अब बात करते हैं। एक बार क्या हुआ था बच्चों, आर्कटिक ओशन में रूस के द्वारा, जो रूस देश है, रूस के द्वारा आर्कटिक ओशन में जब ड्रिलिंग की गई, खनन किया गया, तो ये कितने किलोमीटर किया गया था, 12 किलोमीटर ये खुदाई की गई है। जो खनन है पृथ्वी के आंतरिक भाग तक अब तक 12 किलोमीटर तक खुदाई की जा चुकी है। और वो कहां किया गया था बच्चों, कोला नामक जगह पर। एक कोला नामक जगह है, तो कोला नामक जगह पर खुदाई की गई 12 किलोमीटर तक। तो अब तक हमारी पृथ्वी में 12 किलोमीटर तक खुदाई की जा चुकी है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यानी खनन से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा बच्चों क्या है, ज्वालामुखी। अगर बात की जाए ज्वालामुखी, आपको तो ये बात तो पता ही है कि जो ज्वालामुखी होती है वो पूरा का पूरा क्या होता है, हमारी पृथ्वी से जुड़ा होता है। यानी ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के केंद्र से क्या जुड़ा होता है बच्चों, ज्वालामुखी जुड़ा होता है। इसके बारे में हम आगे और डीप बात करेंगे। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानकारी के हमारे प्रत्यक्ष स्रोत कितने हैं, दो है। पहला खनन और दूसरा कौन सा है बच्चों, ज्वालामुखी से निकले अलग अलग वस्तुएं, जो प्रमाण देती है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष जिसके बारे में केवल हम अनुमान लगाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, पहला है बच्चों तापमान। आपको तो पता है जब पृथ्वी की गहराई में जाएंगे, जब पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो लगातार क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। मैं एक बता देता हूं, देखो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी की मुख्यतः 3 लेयर होती है। इस लेयर को कहते हैं बच्चों क्रोड। इसके बारे में आगे भी समझाऊंगा, अभी भी समझा देता हूं। इसे कहते हैं क्रोड, इसे कहते हैं मैंटल, और इसे कहते हैं परपट्टी। तो ये 3 मुख्य लेयर होती है। ठीक है बच्चों, और जो क्रोड होता है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आंतरिक क्रोड और दूसरा होता है बाह्य क्रोड। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। जो आंतरिक क्रोड होता है बच्चों, ये होता है ठोस अवस्था में,
और जो बाह्य क्रोड होता है ये होता है तरल अवस्था में। तो ये दो क्रोड हो गया, ठीक है। तो जब यहां इसके आसपास क्या होता है बच्चों, लावा ही लावा होता है। तो कॉमन सी बात है, जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो खुदाई करेंगे तो तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। आगे बात करते हैं, दूसरा है बच्चों दाब और घनत्व। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से क्या होता है, घनत्व भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है। नेक्स्ट ही बात करते हैं, दूसरा है बच्चों पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है बच्चों, उल्का पिंड। अब उल्का पिंड क्या होता है, तो उल्का पिंड हमारे अंतरिक्ष में होता है। और आपको मैंने प्रीवियस टाइम में भी पढ़ा रखा है कि जिस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ उसी प्रकार से उल्का पिंडों का भी निर्माण हुआ है। तो उल्का पिंड हमारे सामने क्या है बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है। तीसरा गुरुत्वाकर्षण और चौथा है भूकंप संबंधित क्रियाएं। ये सारी की सारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अप्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है बच्चों कि जैसे भूकंपीय तरंगों के बारे में। आखिर भाई भूकंपीय तरंगे होती क्या है, जैसे इसमें दे रखा है बच्चों प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे भी भूगर्भ के समझने में काफी ज्यादा सहायक होती है, ठीक है। इसके बारे में क्या करेंगे बच्चों, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और ज्वालामुखी के बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे अब बात करते हैं, देखो हमारी पृथ्वी की संरचना के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो आपको मुख्यतः ये वाला याद रखना, इसे कहते हैं परपट्टी, ठीक है बच्चों। जो ये वाला भाग होता है इसके ऊपरी भाग को इसे कहते हैं परपट्टी, इसके दूसरे वाले भाग को कहते हैं मेंटल। मेंटल नहीं, मेटल मतलब पागल नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। और जो इसका आंतरिक भाग ये वाला होता है इसे कहते हैं क्रोड, ठीक है बच्चों। ये होता है, इसकी 3 लेयर है। अब आप देख रहे होगे यहां कि आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं आंतरिक क्रोड और ये वाला है इसे कहते हैं बाह्य क्रोड, ठीक है। चित्र में आपको साफ दिख रहा होगा। और ये वाला जो पार्ट होता है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या होता है, मैग्मा होता है, लावा नहीं, मैग्मा। अब आप पूछोगे कि मैग्मा और लावे में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी लावा जब हमारी पृथ्वी की गहराई में रहेगा तो वो कहलाएगा मैग्मा, और जब पृथ्वी या धरातल के ऊपर आ जाएगा तो उसे कहा जाएगा लावा। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, मैग्मा। आप लोगों ने कभी पाताल का नाम सुना है ना, तो इसे ही कहते हैं पृथ्वी का पाताल। पूरा का पूरा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जो मैग्मा जो लावा होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी पृथ्वी की संरचना को 3 परपट्टी, मेंटल और क्रोड 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं पहले भूपरपट्टी की, या परपट्टी कह लो। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है बच्चों। जो भूपरपट्टी होती है, ये भूपरपट्टी यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है और ये धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। 30 किलोमीटर यानी अगर कहा जाए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्रोड है, ये मेंटल है, तो इसकी इतनी जो गहराई है वो कितनी होती है बच्चों, 30 किलोमीटर इसकी क्या होती है बच्चों, गहराई होती है। किसकी, भूपरपट्टी की। और जो इसका घनत्व होता है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसकी गहराई 30 किलोमीटर होती है। और ये भूपरपट्टी क्या होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दूसरा आता है बच्चों मेंटल। अब मेंटल का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा कि भूपरपट्टी के नीचे जो होता है ना, यानी जो ये वाला भूपरपट्टी है, तो इसके जो नीचे क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मेंटल, ठीक है बच्चों, मेंटल कहलाएगा। और ये भूपरपट्टी के नीचे से क्या होता है बच्चों, आरंभ होता है। यानी अब जैसे यहां से यहां तक की इसकी कितनी की दूरी है, 30 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। और जो मेंटल है, मेंटल की जो गहराई है वो यहाँ कितनी है, 2900 किलोमीटर इसकी क्या है बच्चों, गहराई है। और भी अंदाजा लगाया गया, कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि पृथ्वी पर आज तक, पृथ्वी के आंतरिक भाग तक आज तक क्या किया गया है, लगभग 12 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी है। और कहां हुई थी, कोला नामक जगह पर। ये जो कहां है, आर्कटिक ओशन में है। इसके बाद जो हुआ था बच्चों कि जो मशीनें थी वो गलने लग गई थी और अलग प्रकार की आवाजें आने लग गई थी, ये कहा जाता है। तो मेंटल क्या है, इसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर है। आपको दिख रहा हो 2900 किलोमीटर है। और भूपरपट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग, ये देखो जैसे क्या होता है, अभी मैंने बताया ये है मेंटल, सॉरी
ये है परपट्टी और ये है मेंटल सॉरी, ठीक है। ये दोनों ही मिलकर, ठीक है, जैसे दे रखा ऊपरी भाग मिलकर क्या करता है बच्चों, स्थल मंडल का निर्माण करता है। जो ये होता है स्थल मंडल, इसका क्या करता है, निर्माण करता है। और मेटल का निचला भाग, ये वाला जो मेटल का निचला भाग क्या होता है बच्चों, ठोस अवस्था में होता है, जिसका घनत्व 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, तीसरा हमारा कौन सा है, क्रोड। अब भाई क्रोड के बारे में क्या है, तो मैं बताया कि मेटल के नीचे वाला भाग, मेटल के नीचे वाला भाग हमारा क्रोड कहलाता है। और क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आंतरिक क्रोड और दूसरा होता है बाह्य क्रोड। ये दो भागों में इसे बांटा जाता है। मैंने आपको बताया आंतरिक क्रोड जो होता है बच्चों वो तरल अवस्था में होता है, और जो आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, और जो बाह्य भाग होता है वो तरल अवस्था में होता है। इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसके साथ साथ जो मेंटल होता है बच्चों वो निकिल और लोहे जैसे धातुओं से बना है। निकिल और लोहे जैसे धातुओं से हमारा क्रोड बना है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्रोड को नीफे भी कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। फिर अब बात करते हैं कि ये तो हम रहने देते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों भूकंप के बारे में, कि आखिर भाई भूकंप होता क्या है। तो बच्चों भूकंप का मतलब क्या होता है, भूकंप का साधारण शब्दों में क्या होता है, इसका अर्थ होता है कंपन। जमीन में या पृथ्वी में होने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए, देखो यहां लिख रखा है मैंने कि क्या है, भूकंप साधारण शब्दों में भूमि पर होने वाले कंपन अथवा पृथ्वी का हिलना है। दूसरे शब्दों में अचानक से झटके अगर आ जाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप कहते हैं। और भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल है, हम थोड़ा लाते हैं। एक तो नेचुरल है, ये कभी भी आ सकता है, भूकंप का कोई पता नहीं, कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने से आखिर प्रभाव क्या होते हैं, क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों जब भी भूमि क्या होती है, हिलने लग जाती है, जमीन हिलने लग जाती है। इसके साथ साथ धरातलीय विसंगतियां होने लग जाती है, जमीन का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, ठीक है ना, भूस्खलन हो जाना। भूस्खलन का मतलब क्या, जमीन कई बार जमीन जो होती है वो आंतरिक भाग में धंस जाती है। ठीक है, मृदा का द्रवण होना, धरातलीय विस्थापन होना, हिमस्खलन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो पहाड़ों पे जो बर्फ होती है वो भारी मात्रा में नीचे की ओर आ जाती है, जिसके कारण आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, और ये काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ साथ कई बार बांध टूट जाते हैं, तटबंध टूट जाते हैं, जिससे कारण क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, घरों में आग लगने लग जाती है, इमारतें टूटने लग जाती हैं, ढांचाओं जो ध्वस्त होने लग जाती है। सुनामी की जो लहरें होती हैं बच्चों वो काफी ज्यादा ऊंची, बड़ी मात्रा में ऊंची होने लग जाते हैं। सुनामी की लहरें ऐसी होती है ना, तो ये और ज्यादा बड़ी हो जाती है सुनामी की लहरें। ठीक है ना, जो सामान होता है, जब भी भूकंप आता है सामान क्या होता है, गिरने लग जाता है, नॉर्मली आपने देखा भी होगा। और जमीन जो होती है, कई बार तो जमीन ही एक तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, और इसके साथ कई बार जमीन भी क्या होती है बच्चों, बीच से फट जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, भूकंप के प्रभाव होते हैं जब भी भूकंप आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों कि जो पृथ्वी में कंपन आखिर होता क्यों है, भैया आखिर ये भूकंप आता क्यों है। ठीक है ना, तो देखिएगा बच्चों, हमारा भूपृष्ठ जो है, भूपृष्ठ पर पड़ी भ्रंश, भ्रंश का मतलब क्या होता है, भ्रंश का मतलब होता है दरार। ठीक है, तो दरार दोनों तरफ शैल विपरीत दिशा में, जैसे सपोज करो कि ये जमीन है, ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या, तो ये दोनों ही जमीन है, तो जब ये दोनों ही जमीनें क्या होंगी बच्चों, विपरीत दिशा में जाएंगी। और ऐसा नहीं, यहां भी क्या है, जमीन है, ठीक है, भूमि है, तो जब ये भी एक तरफ ये जाएगा और एक तरफ ये जाएगा, तो दोनों जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो इसका क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे ये पूरी तरीके से इधर हट जाएगा और ये इधर हट जाएगा। जो दोनों चट्टाने हैं वो इधर हट जाएंगी और इसका दबाव यहाँ बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, भ्रंश उत्पन्न होगा, और जिससे क्या होगा, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होगा। जैसे कि अगर देखा जाए, ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो देखो, भूपृष्ठ पर भ्रंश दोनों तरफ शैल विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के जो शैल होते हैं
वो दबाव डालते हैं और उनके आसपास का घर्षण उन्हें बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की कारण क्या होता है, एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जो शैलें होती हैं वो टूट जाती हैं अचानक और एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाती हैं और इससे क्या होती है, ऊर्जा निकल जाती है, यानी बीच में क्या हो जाएगी, ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकल जाएगी, जिससे तरंगे उत्पन्न होंगी और यही क्या करती है, हमारी पृथ्वी पर भूकंप लेकर आती हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब इस डायग्राम को जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा कि इस डायग्राम को समझेंगे पहले कि देखो बच्चों, ये भूकंप स्टेशन है जहां भूकंप आया है। ठीक है बच्चों, जो भूकंप आने वाला है। अब आपको दिख रहा होगा यहां से भूकंप प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिएगा जहां भी या जिस भी स्थान से अगर भूकंपीय तरंगे निकलती हैं उसे अधिक केंद्र या फोकस कहा जाता है बच्चों। अधिक केंद्र या फोकस, जहां से भूकंप की जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होती है और ये तरंगे जहां सबसे पहले, सर्वप्रथम ये तरंगे जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे उपकेंद्र या इपिकेटर कहा जाता है, उपकेंद्र कहा जाता है। याद रखिएगा, जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे अधिकेंद्र कहा जाता है और ये तरंगे जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे उपकेंद्र या इपिकेटर कहा जाता है। इसके साथ साथ आप यहां देख रहे हो डायग्राम में कि जो पी तरंगे हैं वो काफी दूर तक जा रही हैं, यानी सबसे पहले कौन, यानी इधर एक रेस मान लो तो रेस में फर्स्ट कौन है, पी तरंगे, और उसके बाद कौन सी तरंगे जा रही हैं, एस तरंगे जा रही है। तो सेकंड कौन है बच्चों, एस तरंगे। तो ये एस तरंगे क्या होती है, द्वितीयक तरंगे होते हैं, पी तरंगे क्या होते हैं, प्राथमिक, यानी इसे सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, इसे प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि पी तरंगे के बाद ही क्या होती है, एस तरंगे चलती हैं। चलिए आगे इसके बारे में समझते हैं क्या की है क्या। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले समझिएगा बच्चों, भूकंप के मुख्यतः कई प्रकार होते हैं। पहले तो बात कर ले, बहुत सारे प्रकार होते हैं भूकंप के। तो जैसे अगर भूकंप उत्पन्न होने के अगर बारे में बात की जाए तो पहला होता है विवर्तनिकी भूकंप। अब भाई विवर्तनिकी या टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है बच्चों। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है बच्चों, जैसे क्या होता है, विवर्तनिकी भूकंप ही अधिक आते हैं और ये भूकंप भ्रंशतल, यानी क्या होता है बच्चों, टूटना फूटना, तो भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना, जैसे महाद्वीप और महासागर, ये जो प्लेटें होती है जब एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो इस प्रकार की क्या होती है, विवर्तनिकीय भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे सपोज करिए बच्चों, ये दो प्लेटें हैं हमारी, आगे हम प्लेटों या विवर्तनिकी चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी प्लेटें होती है, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आर्कटिक प्लेट, ठीक है ना बच्चों, और आपका उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इन सभी प्लेटों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो ये दो प्लेटें हैं, जब ये दो प्लेटें आपस में आएंगी और यहां टकराएंगी तो इससे क्या होगा बच्चों, तरंग या ध्वनि उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा। दूसरा क्या होता है, पहला तो ये रीजन है। दूसरा क्या होती है, अगर कोई एक चट्टान है, अगर ये क्या होती है, आपस में विपरीत दिशा में चली जाती है तो जमीन क्या होती है, फटने लग जाती है, जिससे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है और इस प्रकार के कंपन को हम क्या कहते हैं, विवर्तनिकी भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों वोल्केनिक अर्थक्वेक। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही क्या कहते हैं बच्चों, ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में आते हैं, मतलब जिन क्षेत्रों में सक्रिय ज्वालामुखी होता है, यानी वह ज्वालामुखी जिसके अंदर हमेशा लावा बाहर की ओर निकलता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी में क्या होता है बच्चों, मतलब जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिसे ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। चलिए आइए, एक होता है बच्चों निपात भूकंप। अब निपात भूकंप का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जैसे क्या होता है बच्चों, ज्यादातर खनन करने से, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा खुदाई करने से क्या होती है, जो भूमि की जो होती है ना, मतलब जो भूमि की जो छत होती है वो ढह जाती है, जिससे क्या होता है, भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें ही निपात या
इन्हें निपात भूकंप कहा जाता है। और ये ज्यादातर पहाड़ों पे आते हैं। जैसे सपोज करो ये घर था, अचानक में ये क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया, इसके कारण क्या हो गया, आसपास में क्या होता है बच्चों, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसे निपात भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों विस्फोट भूकंप। अब विस्फोट भूकंप का मतलब क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है जहां परमाणु परीक्षण या रासायनिक परीक्षण किया जाता है, ठीक है बच्चों, परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भी क्या होता है, इस प्रकार के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्फोट भूकंप कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझा देता हूं, ये पॉलिटिकल का टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा जो भारत ने 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था और 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। ये कहां किया था, राजस्थान के पोखरण में किया था, ठीक है बच्चों, राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी वहीं हुआ था और दूसरा परमाणु परीक्षण भी हुआ था। तो जब ये परमाणु परीक्षण किया गया तो आज जब ये फटा ना, तो विस्फोट हुआ, तो आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस प्रकार के भूकंप के झटकों को हम क्या कहते हैं, विस्फोट भूकंप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट होता है बच्चों बांध जनित भूकंप। अब बांध जनित का मतलब क्या होता है, जो भूकंप क्या होते हैं, बड़े बड़े जो बांध होते हैं, ठीक है, बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, इन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। कई बार ये बांध टूट जाते हैं और टूटने से क्या होता है, सारा का सारा पानी चला जाता है और इस तरफ से क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। बांध जनित भूकंप इसे कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अब जो होता है बच्चों, जैसे अगर बात की जाए यहाँ भूगा जो, अब जो होता क्या है बच्चों, यहां देखो पहले कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं बच्चों, ये होती हैं दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। एक होती है भूगर्भिक तरंगे और एक होती है धरातलीय तरंगे। अब इन दोनों में आखिर डिफरेंस होता क्या है बच्चों, पहला बात करते हैं आखिर क्या होता है भूगर्भिक तरंगे। तो ये वर्ड से समझ में आ रहा है, भूगर्भिक का मतलब क्या होता है, ये भूगर्भ के अत्यंत केंद्र से निकलती हैं, ठीक है ना, और अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है बच्चों, फैल जाती है। और धरातलीय शैलों से क्रिया करके क्या करते हैं, धरातलीय तरंगों में क्या होती है, बदल जाती है। जैसे सपोज करो ये पृथ्वी है, ठीक है ना, अब पृथ्वी के किसी इस भाग से क्या हुआ, तरंग निकली, तो ये अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगी बच्चों, फैल जाएगी। और फैलने के बाद क्या ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचेगी और उसके साथ क्या करेगी, क्रिया करेगी। अगर बात की जाए कि जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं बच्चों, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है पी तरंगे और दूसरा होता है एस तरंगे, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलो अभी इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करने वाले हैं आगे, इसके अंतर के बारे में, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। दूसरा होता है बच्चों धरातलीय तरंगे। अब भाई धरातलीय तरंगे क्या होती है बच्चों, ये तरंगे क्या होती है, धरातल पर अधिक प्रभावशाली होती हैं और गहराई के साथ साथ क्या होता है, इनकी तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है। यानी ये भूकंप जितनी गहराई में उत्पन्न होगा उतना ही ज्यादा भूकंप ज्यादा भयानक नहीं होगा। लेकिन क्या होते हैं भूगर्भिक तरंगे, जो ये क्या करती हैं, भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय शैलों के मध्य क्रिया करके क्या करती है, नई तरंगे उत्पन्न करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं। मतलब धरातलीय तरंगे क्या करती है, भूगर्भिक तरंगों से क्रिया कर एक नई तरंग बनाती हैं। और याद रखना ये तरंगे धरातल के साथ चलती है और इन तरंगों का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसके साथ साथ धरातलीय तरंगों को एल तरंगे भी कहा जाता है और ये तरंगे काफी ज्यादा विनाशकारी होती हैं और जब ये धरातल पर आती हैं तो इससे काफी ज्यादा जन और धन की हानि होती है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं आखिर पी तरंगों और एस तरंगों में अंतर क्या होता है। तो देखो बच्चों पी तरंगे और एस तरंगों में अंतर क्या होता है, तो पहला तो याद रखिए पी तरंगे तेज गति से चलती है, ठीक है ना, सबसे तेज गति से चलती है और धरातल पर यानी जमीन पर क्या होती है, सबसे पहले पहुंचती है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, डायग्राम भी दिखाया था। दूसरा क्या होता है, पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती है, जैसे ध्वनि चलती है ना बच्चों, उसी प्रकार से ये पी तरंगे चलती हैं। और ये तरंगे जो होती है यानी पी तरंग जो होती है बच्चों, ये गैस, ठोस और तरल तीनों पदार्थों से गुजर सकती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पी तरंगों में कंपन की दिशा उत्पन्न तरंगों की दिशा की क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। और ये क्या होता है, जो शैलें या चट्टानें होती है ना बच्चों,
जो सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं, तो उससे इस प्रकार की तरंगे क्या करती हैं, उत्पन्न होती है, जिसे हम पी तरंगे कहते हैं। और पी तरंगों को प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचती है धरातल पर। अब बात करते हैं द्वितीयक तरंगों की या एस तरंगों की। तो पहला याद रखना, एस तरंगे धीमी गति से चलती हैं बच्चों, ठीक है ना। और धरातल पर पी तरंगों की क्या होती है, बाद पहुंचती है। और एस तरंगे क्या होती है, सागरीय तरंगों के रूप में होती है। सागर की लहरें होती है ना, उस प्रकार से होती है, इस तरह से होती है ना। तो इस तरीके से तरंगे होती है। और ये तरंगे यानी जो द्वितीयक तरंगे होती हैं बच्चों, ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती है, ठीक है। और एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समकोण बनाती है। ये शैलों के उभार तथा गर्त गड्ढों से उत्पन्न होती है। एक टॉपिक है बच्चों भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक है। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे इधर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्या होता है, मैंने यहां दो डायग्राम लिए, ये है, अब मैंने बताया ये है हमारे पी तरंग और ये है हमारी एस तरंग, ठीक है। इसको हमने 3 लेयर्स में बांट दिया, ठीक है। और तरंग जो है बच्चों वो यहां से उत्पन्न हुई, ठीक है, ठीक है। और तरंग जो है वो यहां से उत्पन्न होकर क्या होने लगे बच्चों, ये फैलने लग गई, ठीक है। जो तरंगे हैं ये क्या हो गई, फैलने लग गई, ठीक है। इधर इधर फैल जाएंगी ये तरंगे, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को मैंने बताया था आप लोगों को कि इसे अधिक केंद्र कहा जाता है। तो ये जो तरंगे होती है जहां जहां पहुंच गई वो तो ठीक है, और जिन स्थानों पर ये नहीं पहुंच पाती, इन स्थानों को क्या कहा जाता है बच्चों, जिन स्थानों पे ये नहीं पहुंच पाती है इन स्थानों को कहा जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक है बच्चों, जिन स्थानों पर नहीं। तो पी तरंगों का जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं एस तरंगों की। तो मैंने अभी आपको बताया मतलब क्या है, जैसे इसको जो लेयर्स है 1 2, ठीक है, और तरंग जो है वो आपकी यहां उत्पन्न हुई। अब जो तरंग है वो यहां उत्पन्न होगी, तो अब तरंग यहां उत्पन्न होगी तो ये तरंग ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से यहां जाएगी, ठीक है, इस तरीके से यहां फैल जाएगी। लेकिन जो एस तरंग है वो यहां नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी बच्चों, क्योंकि जो ये वाला भाग है ये कौन सा भाग है, ये तरल भाग है। और मैंने अभी आपको कंडीशन बताया कि एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलते, तो ठोस तो यहीं तक है ना, यहां तो तरल आ गया, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, ये तरंगे नहीं चलेंगी। तो इस क्षेत्र को कहेंगे भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये दोनों ही डायग्राम बनेंगे, तो इस चीज को देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में आपका ये डायग्राम बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा डायग्राम को देखना बच्चों, ठीक है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो भाग है ये हमारा क्या है, जमीन है बच्चों, ठीक है ना। और ठीक है, ये हमारा क्या है, जमीन है, धरातल है, ठीक है, भूमि है। इसके ये आंतरिक भाग है, ठीक है। तो इतना तो हमारा क्या है, ठोस है, इतना क्या है बच्चों, ये हमारा ठोस है, ठीक है। इसके बाद आपको जो रेड रेड दिख रहा है इसे कहते हैं मैग्मा, इसे कहते हैं मैग्मा। और आपको दिख रहा होगा ये वोल्केनो जो है वो क्या है बच्चों, ये सीधा हमारे किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे सीधा जुड़ा हुआ है हमारे सेंटर पार्ट से, यानी क्रूड से क्या हुआ है बच्चे, जुड़ा हुआ है। अब इसी के बारे में समझते हैं। पहला एक शब्द होता है बच्चों बैथोलिथ। अब बैथोलिथ का मतलब क्या होता है बच्चों, तो जो भूपट्टी में क्या होता है, जो मैग्मा होता है ये गुंबदकार ठंडे, जो गुंबदकार आकार में क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जो पिंड बन जाता है। और ये कई किलोमीटर की गहराई पर ही क्या होता है, विशाल
रूप में फैल जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों, बैथोलिथ कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। जैसे आपने देख रहा होगा कि ये देखो जिस तरीके दिख रहा है आपको, ये कई किलोमीटर तक क्या हो जाता है, ऐसे जमीन के अंदर ही क्या होता है, फैल जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। दूसरा है लैकोलिथ। ठीक है बच्चों, ये है लैकोलिथ। अब लैकोलिथ का मतलब क्या होता है कि जो बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा, जब गुंबदकार जो पिंड जिनका तल क्या होता है बच्चों, समानांतर होता है, और एक नली जिससे मैग्मा ऊपर की ओर आता है, मैग्मा स्रोत से क्या होता है, जुड़ा होता है। इन दोनों भू आकृतियों में मुख्य अंतर इनकी क्या होती है बच्चों, गहराई होती है। गहराई के साथ क्या होता है, जैसे लैकोलिथ की गहराई ज्यादा होती है और बैथोलिथ की गहराई कम होती है। चलो अब बात करते हैं बच्चों, आखिर ज्वालामुखी है क्या, कि ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ज्वालामुखी क्या है बच्चों, पृथ्वी पर एक आकस्मिक घटना है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ज्वालामुखी कब फट जाए। तो एक आकस्मिक घटना है और इससे क्या होती है, हमारी भूमि पर अचानक विस्फोट हो जाता है बच्चों, और जिसके द्वारा जो होता है, जो लावा होता है, गैस होता है, धुआं होता है, राख होता है, कंकड़ होता है, पत्थर होते हैं। ठीक है, हमारा जो ज्वालामुखी होता है ना बच्चों, उससे क्या क्या कहते हैं, जैसे लावा निकलता है, गैस निकलता है, धुआं निकलता है, राख निकलती है, कंकड़ निकलती है, पत्थर निकलता है। ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे ज्वालामुखी से निकलता है। और इसी को ये जो चीजें जो होती है, जो लावा से हमारे सॉरी मैग्मा से या ज्वालामुखी से निकलती है, इसे ज्वलखंडिष्म कहा जाता है। ठीक है, ये बाहर निकलते हैं और इन सभी वस्तुओं को निकास की एक प्रकृति नली द्वारा होता है, जिसे निकास नलिका कहते हैं। और लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहा जाता है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, ये होती है इसकी निकास नलिका। ठीक है, इसे क्रेटर भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से क्या होता है, जो लावा होता है ये बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, इसे क्रेटर या आप कह सकते हो निकास नलिका भी कह सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आखिर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के भी प्रकार होते हैं बच्चों, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो पहला आता है बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्राय विस्फोटक होते हैं बच्चों, कभी भी फट सकते हैं ये। ठीक है, और इनका जो मुख होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, खुला होता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं, इनका मुंह हमेशा खुला होता है और ये कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण की अगर बात की जाए तो एटना ज्वालामुखी इसका अच्छा ज्वालामुखी है, जो इटली में है। ठीक है, एटना जो इटली में क्या है, एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अभी कुछ रिसेंटली में अभी 10-15 दिन पहले ये भी फटा था। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ज्वालामुखी है बच्चों है प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो होता है वो काफी लंबे समय तक क्या होता है, उद्भेदन या जो लावा होता है वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर नहीं निकल रहा तो फटेगा नहीं, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी वो कभी भी फट सकता है, और ज्वालामुखी जब कभी भी अचानक क्रियाशील होता है और जब फटता है तो बच्चों इससे काफी ज्यादा जनधन की हानि होती है। वहां के आसपास के जो घरों में ना लावा जो होता है वो गिरने लग जाता है। तो ये काफी, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है, जो लावा बाहर निकलने की संभावना कम होती है, लेकिन ये फटता है, क्या होता है बच्चों, फटता है, तो काफी ज्यादा जनधन की हानि होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए विलुप्त ज्वालामुखी। अब भैया विलुप्त ज्वालामुखी क्या है, आपने आज तक सुना होगा विलुप्त का मतलब क्या है, जो जमीन से ही खत्म हो गया है ना, आपने यही सुना होगा। तो बच्चों क्या होता है विलुप्त, इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, विस्फोट बंद ही हो जाता है। ठीक है, अब भविष्य में इसको फटने की कोई संभावना नहीं रहती है, फटेगा भविष्य में, पता नहीं कभी फटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भविष्य में इसकी फटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है ना, म्यांमार में जो बच्चों एक पोपा ज्वालामुखी है, पोपा, पापा ने पोपा, तो ज्वालामुखी क्या है बच्चों, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी क्या है, वो विलुप्त ज्वालामुखी का एक सबसे बेहतर उदाहरण है। आगे की ओर बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि जब ये ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखियों से अलग अलग आकृतियां कौन कौन सी बनती है, इन्हीं आकृतियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला आता है बच्चों कालडेरा। भैया
ठीक है। अब कालडेरा जो होता है, नाम से ही समझ में आता है कालडेरा, ठीक है। तो ज्वाला, अब देखो इसके डेफिनेशन पढ़ते फिर समझाता हूं इसका डायग्राम कैसा है। ज्वालामुखी जब क्या होता है, बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं, तो ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय क्या होता है, ये उभरा हुआ भाग विस्फोट से उड़ा देते हैं और वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जिससे क्या कहते हैं, कालडेरा। क्या कहते हैं बच्चों, कालडेरा कहते हैं, या इसे कहते हैं ज्वालामुखी कुंड। होता क्या है कि जब भी आपने नॉर्मली कोई ज्वालामुखी देखा होगा तो भैया ऐसे फटता है, वो नॉर्मली ऊपर से ऐसे फटता है ना बच्चों, तो इस प्रकार से ज्वालामुखी फटता है। लेकिन कालडेरा क्या होता है, ये ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो ये अपने मुंह को ही पूरा उड़ा देता है। एक जो ब्लास्ट होता है ना, ब्लास्ट उस तरीके से पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और एक बहुत बड़ा क्या होता है, गड्ढा बना देता है, ठीक है। इसीलिए इसे कार्य के आधार पर कहा गया कालडेरा, नाम से ही खतरनाक लग रहा है ना, तो इस टाइप से होता है। दूसरा होता है बच्चों शीडर शंकु। अब भाई शीडर शंकु का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोटक होती है, तो निकास नलिका के में जो लावा होता है वो फव्वारे से की तरह निकलता है। यानी अगर बात की जाए बच्चों, जैसे ये ज्वालामुखी है, ठीक है, अगर ज्वालामुखी फटता नहीं है तो जो लावा, जो यहां से लावा होता है ना बच्चों, वो फव्वारे की तरह, आपने कभी दिवाली पे वो देखा है जो जलाते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है, निकलता है, वो फव्वारे की तरह क्या होता है, निकलता है, ठीक है। ये फटता नहीं है, निकलता है, ठीक है। और इसी निकास के पास क्या होता है, एक शंकु आपको दिख रहा होगा, शंकु का देखो यहां से आकार बना ना, ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, और ये बन गया एक शंकु का आकार। तो इस तरीके के शंकु के आकार में जम जाता है और जिसे कहते हैं शीडर शंकु। क्या कहते हैं बच्चों, शीडर शंकु, ठीक है। अब एक बात करते हैं बच्चों, इसके बारे में बात कर लेते हैं, सील, शीट और डाइक, इन तीनों की डेफिनेशन होती क्या है, मतलब क्या होता है, ठीक है। ये ज्वालामुखी निर्मित क्या होता है, अंतर्वेधी आकृतियां होती है। अंतर्वेधी का मतलब क्या होता है, अब आपने आज तक देखा होगा कभी ज्वालामुखी फटता है तो आपने पृथ्वी पर ऊपरी आकृति देखी होगी, है ना, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब ज्वालामुखी होता है बच्चों, ऐसा नहीं है, जो मैग्मा होता है वो अंदर भी आकृति, पृथ्वी के अंदर भी आकृति बनाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए, अब जैसे क्या हुआ, यहां से क्या हुआ बच्चों, मैग्मा निकला, ठीक है, जैसे दे रखा है, क्या हो रखा है, भूगर्भ में लावा जब क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा हो जाता है और ये परत काफी मोटी होती है तो इसे शील कहते हैं, और ये परत काफी पतली होती है तो इसे शीट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ये लावा निकला, ठीक है, अब लावा निकलने के बाद क्या हुआ, ये यहां से लावा निकलेगा और लावा यहीं जम गया, एक चादर के रूप में क्या हो गया बच्चों, ये लावा जम गया, ठीक है ना। तो यहां से लावा निकला, तो इसे जो क्या बोला बच्चों, जब लावा एक क्षैतिज दिशा में चादर के रूप में ठंडा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सील कहते हैं। क्या कहते हैं, सील। जैसे आपको बता रखा है, इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, अगर ये काफी ज्यादा मोटा है आकार में तो इसे कहेंगे सील, ठीक है। और अगर इस परत की, जो ये दिख रहा है आपको, जो लावा है ये जो ठंडा हुआ है, ठीक है, अगर इसकी जो आकार है ये पतला होगा तो इसे कहेंगे शीट। इसका शीट इसलिए नाम दे रखा है, आपने पेपर की शीट, पेपर की शीट देखी है, काफी पतली होती है, तो ये भी क्या होती है, काफी पतली होती है, ठीक है। ये क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों डाइक। अब डाइक का मतलब क्या होता है, जो लावा प्रवाह भूगर्भ में कभी कभी किसी दरार में ठंडा होकर जम जाता है और ये दरार धरातल के समकोण पर होती है। इस दीवार को भांति खड़ी संरचना को डाइक कहते हैं। जैसे मतलब क्या हुआ, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या हुआ कि जो लावा है, ये जो लावा, ये जो मैग्मा है, ऐसे निकल रहा है, तो निकलते निकलते क्या हुआ, यहाँ ये जम गया, तो एक समकोण जमा कि नहीं जमा, तो ये समकोण रूप से क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जम जाता है और दीवार की भांति क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो इसी दीवार की भांति को हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइक कहते हैं। तो ये है बच्चों, इस प्रकार से क्या होती है, इसकी आकृति होती है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। मैंने इस वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।